से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। अगर आप कोई कानून गलत बनाएंगे, अगर आप किसी संविधान के आर्टिकल का गलत इस्तेमाल करेंगे तो जुडिशरी बीच में आएगी। क्यों नहीं आएगी? अब मैं कहां जाऊंगा फिर? 2013 में पहला ये बदलाव हुआ कि इस देश में कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, वो क्रिएट कर सकता है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पे। इस चैनल पे मैं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स पे वीडियोस बनाता हूँ और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं सिंपल भाषा में आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम वक्फ बोर्ड और वक्फ एक्ट पे बात करने वाले हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। इस बिल के आने से पहले शायद ही कोई जानता होगा कि वक्फ एक्ट क्या है और इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ। आज इसी को समझते हैं। सबसे पहले कि वक्फ आखिर होता क्या है। वक्फ एक उर्दू शब्द है जिसका हिंदी में मतलब होता है कोई भी वो चीज़ जो आपने अल्लाह को डेडिकेट कर दी है। वो कुछ भी हो सकता है, इधर मूवेबल और इमूवेबल। अगर वो कोई ज़मीन का टुकड़ा है या अगर वो कोई बिल्डिंग है तो वो इमूवेबल में आएगी और उसे वक्फ प्रॉपर्टी बोला जाएगा। अगर आप भी कोई प्रॉपर्टी अगर वक्फ बना देते हो तो उस पर से आपका पूरा हक ख़त्म हो जाएगा। अब वो प्रॉपर्टी अल्लाह की हो चुकी है और उस पर पूरा हक अल्लाह का ही है, जिसे ये वक्फ बोर्ड मैनेज करता है। उससे जनरेट होने वाली इनकम भी ये वक्फ बोर्ड ही यूज़ करेगा। अब ना तो ये प्रॉपर्टी किसी को बेची जा सकती है, ना ही ये किसी को ट्रांसफ़र हो सकती है और ना ही ये कोई विरासत में पा सकता है। इससे होने वाली इनकम को वक्फ बोर्ड कहीं भी यूज़ कर सकता है। वो या तो कोई मस्जिद का निर्माण कर सकता है उस पैसे से, या फिर वो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खड़ा कर सकता है इस पैसे से, या फिर वो कोई कब्रिस्तान भी बनवा सकता है इस इनकम से, और उससे उसका कोई प्रूफ नहीं लिया जाएगा। अब देखते हैं कि एक वक्फ बोर्ड बनता कैसे है, इसके अंदर कौन कौन काम करता है। सबसे पहले इसमें एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है जो वक्फ बोर्ड के टॉप पे होता है। उसके अंडर में कुछ मैनेजर्स, या जिसको लोकल भाषा में मुतवली भी बोलते हैं, उनको रखा जाता है जो उसके अंदर आने वाली सारी वक्फ प्रॉपर्टीज़ की देखरेख करेंगे। पूरे साल भर उनकी मेंटेनेंस करेंगे, उन प्रॉपर्टीज़ का इंस्पेक्शन करेंगे। कोई नई प्रॉपर्टी अगर डिक्लेयर हुई है तो उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उसके पूरे जो कागज़ हैं उनको वक्फ बोर्ड में फाइल करेंगे। तो ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं इन मैनेजर्स की, और ये सारे काम होते हैं एक वक्फ बोर्ड के। और ऐसे हर एक स्टेट का एक वक्फ बोर्ड हो सकता है, जिन्हें मैनेज करने के लिए एक CWC यानी सेंट्रल वक्फ काउंसिल भी बनाया गया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त होता है। कौन कौन क्रिएट कर सकता है एक वक्फ बोर्ड? कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें मुसलमान होना पड़ेगा। अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो वो भी अपनी कोई भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी ईजिली बना सकता है। लेकिन अगर एक बार वो प्रॉपर्टी आपने वक्फ बना दी तो उसके बाद आपका पूरा हक उस पर से ख़त्म हो जाएगा। अब इस एक्ट की थोड़ी टाइमलाइन समझते हैं। सबसे पहले 1954 में इस एक्ट को लाया गया था, क्योंकि 1947 के इंडिपेंडेंस के बाद ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि एक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए इन वक्फ प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करने के लिए। उसके 10 साल बाद एक सेंट्रल कमीशन भी बनाया गया जिसको CWC कहते हैं, सेंट्रल वक्फ काउंसिल, जो इन सारे स्टेट वक्फ बोर्ड्स को मैनेज करता है। 1954 वाला जो ये वक्फ एक्ट था, इसमें वक्फ बोर्ड को ज़्यादा पावर्स नहीं थी। उनको खाली इतना दिया गया था कि तुम ये वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी देखरेख करो, इनकी मेंटेनेंस करो, इनका बजट क्रिएट करो, और इनसे होने वाली इनकम को आप कहीं पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 1995 में इस एक्ट पे एक री-अपील हुई, जिसमें इस वक्फ बोर्ड को और पावर्स दे दी गई। जैसे एक, अब वो किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हैं। दूसरा, वक्फ ट्राइब्यूनल को भी इंट्रोड्यूस किया गया कि अब अगर कोई भी लीगल डिस्प्यूट्स हैं वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर, तो उसे ये ट्राइब्यूनल ही हैंडल करेगा, ना कि कोई सिविल कोर्ट। वक्फ से होने वाली इनकम का जिम्मा ऑलरेडी वक्फ बोर्ड पर था, लेकिन अब उसे और स्ट्रॉन्ग कर दिया गया और अब
उनसे कोई भी प्रूफ नहीं मांगा जाता था कि आपने वो इनकम को कहाँ पे यूज़ किया। उसके बाद 2013 में यूपीए की सरकार ने ऐसा ही एक सेम अमेंडमेंट बिल पास किया था, जिसमें इस वक्फ बोर्ड को और भी पावर्स दे दी गई। जैसे सबसे पहला इसमें था वक्फ बाय यूज़र, मतलब कोई भी जाके किसी भी ज़मीन पे बोल सकता था कि ये वक्फ की ज़मीन है, आप इसे खाली करो। और दूसरा, एक नॉन मुस्लिम भी अब वक्फ क्रिएट कर सकता था। अभी तक सिर्फ मुस्लिम्स के पास ये राइट था, लेकिन 2013 के इस अमेंडमेंट बिल से ये चेंज भी लाया गया कि एक नॉन मुस्लिम भी वक्फ क्रिएट कर सकता है। ये दो चीज़ें सेक्शन 40 के अंदर लिखी गई और यही वो दो चीज़ें हैं जिनका सबसे ज़्यादा मिसयूज़ हुआ है और आज तक होता आया है। आज उनकी जो वैल्यू है वो 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है, लेकिन अगर वहीं हम इनकी इनकम की बात करें तो इनकी इनकम सिर्फ 166 करोड़ है, जो अगर हम सचर कमेटी की रिपोर्ट की माने तो ये 12,000 करोड़ सालाना भी हो सकती थी अगर वक्फ बोर्ड ने वक्फ प्रॉपर्टीज़ का सही से मैनेजमेंट किया होता तो। वो किसी भी ज़मीन पर जाके बोलते थे कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है और उस पर एक केस भी कर दिया जाता था, और ये केस भी उन्हीं के ट्राइब्यूनल में होगा, ना ही किसी सिविल कोर्ट। और जो भी उस ट्राइब्यूनल का फैसला आएगा वो सबको मानना पड़ेगा, वो फाइनल होगा। अगर आपको उसका फैसला पसंद नहीं आता है तो आप उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ये प्रोविज़न भी दिया गया है इस वक्फ एक्ट में। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कोई भी सोशल मीडिया पे नहीं दिखा रहा या किसी भी आर्टिकल में ये चीज़ मेंशन नहीं है। वो ये है कि आप उस हाई कोर्ट में अपील तब कर सकते हो जब आपने इस वक्फ बोर्ड को 2 महीने का नोटिस दिया है कि भाई हम 2 महीने बाद जा रहे हैं हाई कोर्ट में तुम्हारे इस डिसीजन पे केस करने। अब आप सोच के देखिए कि 2 महीने पहले अगर आप वक्फ बोर्ड को ये चीज़ बता दोगे तो 2 महीने में वो क्या कुछ नहीं कर सकता। तो ये कोई प्रोविज़न नहीं हुआ, ये बल्कि एक और क्लॉज हो गया जो वक्फ बोर्ड के फेवर में ही हुआ। सब स्टेट्स के वक्फ बोर्ड में कोई ना कोई करप्शन है, चाहे कर्नाटका हो, एमपी हो, यूपी हो। लगभग हर स्टेट के वक्फ बोर्ड में एक ना एक करप्शन है, और इसके चलते वक्फ प्रॉपर्टी से जो इनकम होती है वो ये लोग अपने पर्सनल यूजेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो कभी भी मुस्लिम कम्युनिटी के वेलफेयर तक पहुंचती ही नहीं है। और ये तब हो रहा था जब वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम्स अलाउड थे। इनके ऑफिसर्स, मैनेजर्स, उनका सबका मुस्लिम होना ज़रूरी था। तो अब आप सोचिए कि ये एक मुस्लिम द्वारा लगाया गया एक्ट है जो मुस्लिम कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए था। अब आप उन्हीं का पैसा आप अपने पर्सनल गेन्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसमें अब यहाँ पे अल्लाह नहीं है। इसीलिए 3 अप्रैल 2025 को एक और अमेंडमेंट बिल पास हुआ है जो 4 अप्रैल को राज्यसभा में भी पास हो गया। इस बिल के चलते 40 चेंजेस करे गए हैं इस वक्फ एक्ट के अंदर। उसमें से ये 7 मेजर चेंजेस हैं। पहला, अब वक्फ बाय यूज़र को हटा दिया गया है। अब सिर्फ वही प्रॉपर्टीज़ जो लीगली डिक्लेयर्ड है, केवल वो ही वक्फ प्रॉपर्टीज़ मानी जाएंगी। दूसरा, अब अगर किसी नॉन मुस्लिम को एक वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी है तो उसे 5 साल से मुस्लिम रिलीजन प्रैक्टिस करना होगा। तीसरा, अगर कोई प्रॉपर्टी जो कि अभी वक्फ के अंडर है, अगर उस पर किसी औरत का राइट है कि वो उसे विरासत में मिलेगी, तो वो राइट उसका नहीं हटा सकते। वो प्रॉपर्टी उस औरत को विरासत में मिलकर ही रहेगी। चौथा, अगर कोई लैंड गवर्नमेंट की थी पहले और वो इलीगली वक्फ डिक्लेयर कर दी गई है तो वो गवर्नमेंट को वापस मिल जाएगी। पांचवा, वक्फ लैंड्स का जो कंट्रोल है वो अब वक्फ बोर्ड से पूरी तरह से नहीं हटाया गया है, बट उसमें कोई ना कोई स्टेट अपॉइंटेड ऑफिशियल इन्वॉल्व होगा। वक्फ सर्वेस का कंट्रोल भी अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की देखरेख में होगा। और 7वां चेंज ये है कि जो CWC है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल, उसके कॉम्पोजिशन में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। अब उसमें 2 नॉन मुस्लिम जजेस का होना ज़रूरी है। अब ये चेंजेस तो हो गए हैं, लेकिन इनका फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहले तो करप्शन कम हो जाएगा। जो ब्यूरोक्रेसी और इनएफिशिएंसी जो चल रही है, जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ की इनकम को ये अपने पर्सनल यूजेस के लिए यूज़ करते हैं, वो अब धीरे धीरे कम हो जाएगा। वक्फ की इनकम भी बढ़ेगी। अब सालाना इनकम कम से कम 12,000 करोड़ या उससे भी ज़्यादा हो सकती है, जो पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के वेलफेयर में जाएगी। वक्फ बाय यूज़र ख़त्म होने से अब कोई भी फ्रॉड डिक्लेयर नहीं कर पाएगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। अब उसे लीगली डिक्लेयर होना पड़ेगा, तभी जाके वो वक्फ बोर्ड के अंदर शामिल हो पाएगी। काफ़ी लोग हैं जो इसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं,
जैसे ममता बनर्जी वो सबसे ज़्यादा परेशान है इस अमेंडमेंट एक्ट को लेकर। वो तो ये तक बोल दी हैं कि हम इसको बंगाल में बिल्कुल नहीं मानते और हम इसके ऊपर कुछ भी अमल नहीं करेंगे। ये सारे चेंजेस जो वक्फ एक्ट में लाए गए हैं इस अमेंडमेंट बिल के थ्रू, ये वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की ओवरऑल गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। ये एक बहुत अच्छा कदम है जिससे हम मुस्लिम कम्युनिटी को और स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। मुझे लगता है कि हम सबको इसका सपोर्ट करना चाहिए, पर आप क्या सोचते हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा हो और अगर आप आगे भी ऐसे व्लॉग्स देखना चाहते हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।